कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। बच्चों आज के इस क्लास में हम इस प्रश्नावली का सामान्य परिचय इंट्रोडक्शन करेंगे। आपको ये क्लास अंत तक पूरी देखनी है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें इस प्रश्नावली में क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसको कितनी विधियों के द्वारा हल किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर ले और इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो देखो बच्चों, द्विघात समीकरण नाम से पता चल रहा है, द्वि मतलब दो, घात, ठीक है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। चर मतलब अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर है x, y, z, उनकी अधिकतम घात अगर 2 आती हैं और वो समीकरण है तो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसे हमने प्रश्नावली 2 में पढ़ा था, द्विघात बहुपद पढ़ा था। तो द्विघात बहुपद को हम कैसे लिखते थे? 2x² + 3x + 4। अगर ऐसे लिखा तो ये बहुपद हैं, द्विघात बहुपद हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके बराबर में 0 लगा देता हूँ, बराबर में क्या लगा देता हूँ? 0 लगा देता हूँ, तो ये बन जाता है आपके द्विघात समीकरण। क्या बन जाता है? द्विघात। देखो चर की अधिकतम घात 2 है और समीकरण मतलब बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है। अगर बराबर का चिन्ह आ जाए तो वो क्या हो जाता है? समीकरण हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा समीकरण जिसके अधिकतम घात 2 हो, चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। अब देखो द्विघात समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ax² + bx + c। अगर ऐसे लिखें तो बहुपद है और अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा दें और पीछे 0 लगा दें तो वो क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण बन जाता है। तो ऐसा समीकरण जिसे ax² + bx + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? जहां पर ये जो समीकरण है इसमें a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, मतलब a का मान बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। यहाँ पर 0 नहीं आएगा, बाकी b की जगह 0 आ सकता है, c की जगह 0 आ सकता है, लेकिन a की जगह 0 नहीं आना चाहिए। और a, b व c ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक क्या होनी चाहिए? संख्याएं होनी चाहिए। अगर ये वास्तविक संख्याएं हैं तो फिर ये आपके द्विघात समीकरण है। वास्तविक संख्या मतलब इसकी जगह a, b, c की जगह अंडर रूट वाली संख्या भी आ सकती है, दूसरी गणित वाली संख्या भी आ सकती है। जैसे यहाँ पर देखो तुलना करें तो a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 4 है, c जो अचर है, ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं? ax² + bx + c के रूप में, c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। या फिर इस द्विघात समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ax² + bx = 0। ऐसे लिखोगे तो भी आपके द्विघात समीकरण है, क्योंकि c नहीं है तो c के स्थान पर 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है x² + c = 0। अगर ऐसे भी लिखा है तो ये भी आपके क्या है? द्विघात समीकरण है। देखो इसमें bx नहीं है तो bx की जगह पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। a की जगह पर 0 नहीं आएगा, बाकी b और c की जगह पर 0 आ सकता है। तो द्विघात समीकरण को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, 1, 2 और 3। अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाता है बच्चों? द्विघात समीकरण कहलाता है। तो समझ में आया द्विघात समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। या फिर ऐसा समीकरण जिसे ax² + bx + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a बराबर नहीं होना चाहिए 0, ठीक है, और a, b और c वास्तविक संख्याएं हो तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो देखो इसकी अधिकतम घात 2 है तो इसके जो हल होंगे वो भी 2 होंगे, मतलब उत्तर जो आएंगे इसके वो भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो देखो जब हमने बहुपद पढ़ा था और बहुपद के जो उत्तर निकाले थे, बहुपद के उत्तर को तो हमने कहा था शून्यक। क्या कहा था? शून्यक। x का मान निकाला था तो शून्य कहा था। अब जो द्विघात समीकरण है इसके जो उत्तर निकालेंगे, मतलब x के 2 उत्तर आएंगे तो इनके उत्तरों को हम कहेंगे मूल। क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। मतलब x के 2 उत्तर आएंगे और दोनों उत्तर क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? द्विघात बहुपद के जो उत्तर थे उन्हें तो हम कहते थे शून्यक, और यहाँ पर द्विघात समीकरण के जो उत्तर आएंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। अब बच्चों द्विघात समीकरण को हम 3 विधियों के द्वारा हल कर सकते हैं।
कितनी विधियों? 3 विधियों से। देखो पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। ये तो सेम उसी बहुपद के जैसे ही रहेगी, जैसे हमने बहुपद में किया था सेम वैसे ही। गुणनखंड विधि मतलब जैसे ये आपके द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो बीच वाली संख्या है उसके हम 2 गुणनखंड करते हैं। कितने गुणनखंड करते हैं? 2 गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड ऐसे होने चाहिए कि उनको जोड़ें या घटाएं, दोनों को जोड़ें या घटाएं तो वापस ये बीच वाली संख्या आ जाए। और इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो पहली और तीसरी संख्या का गुणा आ जाए, ठीक है। तो ये होती है आपके गुणनखंड विधि। जब हम सवाल करेंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी जो विधि है बेटा उसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि। ऐसे कह सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि से हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करेंगे। पूर्ण वर्ग मतलब जो आपके सवाल आएगा पहले आप उसे पूर्ण वर्ग बनाओगे, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करोगे, हल करोगे। जैसे मान लो कि ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र है, आपको ध्यान आ गया होगा। तो ये इस प्रकार से आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, ठीक है। और जो तीसरी विधि है उसका नाम है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, या फिर इसको कहते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र विधि, ठीक है। तीसरी विधि का नाम है श्रीधर आचार्य सूत्र विधि के द्वारा भी हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अब देखो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है, श्रीधर आचार्य सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये वाला जो सूत्र है इसे हम कहते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। अब इसमें आपको क्या करना है, ABC के मान समीकरण से निकालने हैं और यहाँ रखने हैं, इसको हल करना है और आपके किसका उत्तर आ जाएगा, x का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके श्रीधर आचार्य सूत्र हैं। अब बेटा जी ये श्रीधर आचार्य सूत्र हैं, इसको आप एक और तरीके से हल कर सकते हो। मतलब आप इसको एक और तरीका है, जैसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा d का मान। d होता है विविक्तर, क्या होता है, विविक्तर होता है, जिसे मूलों की प्रकृति चेक करते हैं। जैसे मूल है ना, इनकी प्रकृति हम अभी सीखेंगे चेक करना। तो कैसे, देखो d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वाला प्रयोग करते हो आप तब ये सूत्र आपके चेंज हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। आप ऐसे शॉर्ट में भी इसे कर सकते हो। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान d है तो केवल यहाँ मैंने d रख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से भी द्विघाती सूत्र को हल कर सकते हो। पहले d का मान निकालो, फिर उसके बाद ये सूत्र लगा दो, ठीक है। तो ये है आपके द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र विधि। तो इसको हम 3 विधियों के द्वारा हल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो ये आपके द्विघात समीकरण हैं उसके जो मूल हैं उनकी प्रकृति की मतलब इसके जो मूल हैं वो कैसे होंगे, इसके मूल होंगे या नहीं होंगे, या फिर जो मूल होंगे वो बराबर होंगे या फिर अलग अलग होंगे, वो किस प्रकार से होंगे। तो हम इसमें मूलों की प्रकृति जांचेंगे। इन मूलों की ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसे उतार लो आप लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना भाई, मूलों की प्रकृति से पहले कुछ सूत्र आपको जो सर्वसम्यिकाएं होती है बीजगणित में वो भी आनी चाहिए। जैसे a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई नंबर एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है और दोनों सेम है और गुणा में है तो उसको आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र है ये। और दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। एक और सूत्र है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कुछ सूत्र हैं
जो भी आपको ध्यान रखने हैं, पहले भी पढ़ा दिए आपको, फिर भी आपको ध्यान रखने हैं, इस प्रश्नावली में काम आएंगे आपके, ठीक है। तो या तो आप इसे उतार लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये सूत्र भी आपको ध्यान रखने हैं भाई। अब बेटा आगे करना क्या है आपको, अब आगे आपको देखना है हल मूलों की प्रकृति। अब आपको देखनी है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति मतलब जो मूल हैं, मतलब ये जो इसके जो उत्तर हैं मूल, उसकी प्रकृति किस किस तरह की होती है। तो बच्चों उसकी प्रकृति 3 तरह की होती है। कितने तरह की? 3 तरह की। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा डी। डी का मतलब होता है विविक्तर। क्या होता है? विविक्तर होता है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी के जो 3 तरह के उत्तर आ सकते हैं, डी के उत्तर कितनी तरह के आ सकते हैं? 3 तरह के। सबसे पहले डी का जो उत्तर है वो आपके आ सकता है माइनस में। मतलब क्या करोगे, यहाँ से ABC का मान लोगे, यहाँ रखोगे, इसको हल करोगे। अगर इसका उत्तर, इसको हल करने पर उत्तर माइनस में आ गया, किस में आ गया? माइनस में। किस में आ गया भाई? माइनस में आ गया। माइनस का मतलब है 0 से छोटा आ गया, मतलब डी का मान छोटा है किससे? 0 से। अगर डी का मान 0 से छोटा आता है तो आपके जो मूल हैं वो होते हैं काल्पनिक। मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? काल्पनिक, या फिर कह सकते हो अवास्तविक। अवास्तविक होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ठीक है। मूल कैसे होंगे? या तो काल्पनिक होंगे या वास्तविक, मतलब इसके कोई हल नहीं होगा, इसका कोई उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन होती है अगर डी का मान बराबर आ जाए 0 के। डी किसके बराबर आ जाए? 0 के। मतलब इसको हल करोगे और जो इसका उत्तर है वो 0 आ गया। डी का मान बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। वास्तविक मतलब होंगे कि इसके उत्तर आएंगे, इसके उत्तर आएंगे। और उत्तर कितने आएंगे भाई? 2 आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो उसके उत्तर कितने आते हैं? 2 आते हैं। 2 उत्तर आएंगे और दोनों जो हल होंगे, जो दोनों उत्तर होंगे वो होंगे बराबर। दोनों उत्तर कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। मतलब जैसे मान लो कि द्विघात समीकरण को हल किया और x का एक उत्तर 2 आया तो दूसरा उत्तर भी कितना आएगा? 2 आएगा। कब? जब d किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। मान लो एक उत्तर x का 7 आया तो दूसरा उत्तर भी कितना आएगा? 7 आएगा। तो दूसरी स्थिति ये होती है। और तीसरी जो स्थिति है वो d का मान होगा प्लस में। प्लस में मतलब d बड़ा होगा 0 से। d का मान 0 से बड़ा होगा, जैसे प्लस का 1, 2, 50, 100, 1000। d का मान 0 से बड़ा होगा और किस में होगा? प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में। तो भी आपके मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक, ठीक है। मूल आपके वास्तविक होंगे। वास्तविक मतलब उत्तर आएगा और जो हल होंगे वो होंगे आपके भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न या अलग अलग कह सकते हो। उत्तर कितने आएंगे? 2 आएंगे और दोनों उत्तर कैसे आएंगे? अलग अलग आएंगे। मतलब जैसे इसको हल किया आपने, x का एक उत्तर 2 आया तो x का दूसरा उत्तर 7 आ सकता है। x का एक उत्तर 4 आया तो x का एक उत्तर 8 आ सकता है। मतलब ऐसे जो मूल आएंगे वो आपके कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो बच्चों द्विघात समीकरण के जो मूलों की प्रकृति है वो 3 तरह की होती है। मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए आपको डी मतलब विविक्तर बोलते हैं, इसे ज्ञात करना पड़ेगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का मान माइनस में आया मतलब डी का मान छोटा आता है 0 से, तो मूल काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे। काल्पनिक मतलब कल्पना ही कर सकते हैं, अवास्तविक मतलब कोई उत्तर नहीं आएगा, उसका कोई हल नहीं होगा। अगर डी का मान 0 के बराबर आया तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक कैसे होंगे? 2 उत्तर आएंगे, दोनों उत्तर कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। और डी का मान 0 से बड़ा आता है मतलब प्लस में आता है तो मूल वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो इस प्रकार के ये जो मूलों की प्रकृति है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। अब जो सवाल कैसे आएंगे, एक तो आपके डायरेक्ट ही इस प्रकार के आ जाएंगे, है ना, द्विघात समीकरण आ जाएगा और आपसे कहेगा कि इसे या तो आप गुणनखंड विधि से हल करो या पूर्ण वर्ग से हल करो या श्रीधराचार्य सूत्र से हल करो, तो आपको हल करना पड़ेगा। दूसरा आपके कुछ समस्या आएगी, सवाल लिखा हुआ आएगा, उससे आपको क्या करना पड़ेगा? द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना है? हल करना पड़ेगा। एक आपको जांच करनी पड़ेगी कि क्या यह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कोई सा भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसे हमें पता चलेगा कि क्या द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। जैसे ये आप उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भाई। तो देखो कैसे, ध्यान देना भाई इधर।
जैसे यहाँ पर उदाहरण ले लेता हूँ मैं एक, x कोष्टक 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1। देखो ये वाला है। अब इसमें आपको जांच करके बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो इसको हम हल करेंगे और हल करने पर यदि अधिकतम चर के अधिकतम घात 2 आए तो ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। तो हल करो, पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो देखो x को 2x से गुणा करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस x को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3x, अब बराबर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, इधर बराबर में 0 रखना है। तो इन सबको इधर पक्षांतरण कर लो। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब ये यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस में, यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस में, और बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब समान जो संख्याएं हैं उनका जोड़ बाकी करना है आपको। ठीक है, तो देखो ये दोनों समान है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा प्लस 3x और माइनस का 1 बराबर में 0। देखो ये समीकरण बन गया आपके। क्या इसमें चर की अधिकतम घात 2 है? ये देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो एक इस प्रकार के सवाल भी आपके इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको द्विघात समीकरण समझ में आया होगा। ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं होगा और a, b व c वास्तविक संख्याएं होगी। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। इसमें जो मूलों की प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको d ज्ञात करना पड़ेगा। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति 3 तरह की होगी। d का मान अगर 0 से छोटा आया तो मूल काल्पनिक या फिर अवास्तविक होंगे, मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होंगे। उसके 2 उत्तर आएंगे, दोनों उत्तर समान आएंगे। d का मान अगर 0 से बड़ा आया, 0 से क्या आया, बड़ा, मतलब प्लस में आया, तो आपके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके सामान्य जानकारी थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जल्द ही हम प्रश्नावली 4.1 भी आपके लिए लेकर